नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना टॉपिक कौन सा है जी? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो देखें, अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखें, मौलिक अधिकार को समझने से पहले अपन लोग देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार, तो देखें, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है वो क्या कहलाता है? मानव अधिकार। यानी कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो ये वो नहीं देखता कि वो भारत में जन्म ले रहा है, पाकिस्तान में, चाइना में। यानी उसे मानवता के रूप में जहां पर भी उसने जन्म ले लिया और मानवता के रूप में उसे जो अधिकार मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार। मानव अधिकार किसी सीमाओं यानी किसी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वो किसी राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और मौलिक अधिकार किसी देश की सीमाओं से बंधे होते हैं, जबकि मानव अधिकार किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते। देखें, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। जबकि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यानी ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। देखें, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है। देखें, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान, यहां पर मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसी प्रकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 तक है। 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। इसी प्रकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो कि 29 से 30। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में। इसी प्रकार 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल कौन से में है? 32 में। देखें, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। देखें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया जी, हटा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन से अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। यानी कहने का अर्थ है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6। यानी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है अब, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी या विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 क में है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी या विधिक अधिकार है, और ये आर्टिकल 300 क में है। अब देखते हैं कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, इसमें क्या है। यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इन सभी में क्या क्या लिखा है, इनको देखते हैं एक एक को। तो देखें, पहला है जी समानता का अधिकार। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से कहां तक है, 18 तक है। पहला प्रश्न तो यही है, ये पूछ लिया जाए कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है। तो देखें, समानता का अधिकार 14 और 4 18 मत कर देना, कुल कितने अनुच्छेदों में है जी, 5 में है। कितने में है, 5। 14, 15, 16, 17, 18। अपन लोग जल्दीबाजी में डायरेक्ट 14 और 4 18 कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है। तो देखें, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 14 में है। देखें, विधि यानी कानून के समक्ष समानता, ये बात कहां से ली गई है, ये बात ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून का समान संरक्षण, ये बात कहां से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। देखें, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब क्या हैं, बराबर हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सब क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन देखें, कानून के अनुसार तो सब बराबर हैं, लेकिन मान लो कि कोई एक विकलांग व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति है, उन दोनों को, सामान्य व्यक्ति और एक विकलांग व्यक्ति है, उन दोनों को दौड़ने के लिए यदि कह दिया जाए, तो एक विकलांग व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अनुसार तो क्या कह रहा है कि कानून के समक्ष क्या है, बराबर है। इसलिए इसमें कानून का समान संरक्षण, इसके तहत क्या होता है कि जो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। इसी प्रकार आर्टिकल 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में। तो देखें, अनुच्छेद 15 में है कि लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म और मूल वंश के आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव न करे। यानी जाति, लिंग,
धर्म, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव न करे। ये बात किसमें है जी? ये बात 15(1) में है। इसी प्रकार इसमें और बात है, लेकिन जब बात महिलाओं की हो, बच्चों की हो, तो राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी प्रकार 15 में एक बात और है, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान एवं मनोरंजन, सार्वजनिक स्थान एवं मनोरंजन के जो भी साधन हैं, उनके ऊपर राज्य किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। यानी सार्वजनिक स्थान या मनोरंजन के जो भी स्थान है, उनके लिए राज्य किसी भी नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। तो आर्टिकल 15 में क्या क्या है? जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव न करे। लेकिन जब बात महिलाओं की हो, बच्चों की हो, तो राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तथा सार्वजनिक स्थान या मनोरंजन के साधनों पर राज्य नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 15 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, यानी सरकारी नौकरियों में राज्य किसी से किसी भी प्रकार का क्या नहीं करे? भेदभाव करे न करे। लेकिन जब बात एससी की हो, एसटी की हो, पिछड़े वर्ग की हो, तो राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 16 में है। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, इन सरकारी नौकरियों में समानता के बारे में। इसी प्रकार आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का क्या किया गया है जी? अंत किया गया है। यानी राज्य जातीय भेदभाव न करे, राज्य किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव न करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 17 में है। यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। यानी राज्य किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव न करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 17 में है। इसी प्रकार है अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। तो देखें आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत किया गया। आर्टिकल 18 के तहत क्या किया गया है जी? उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। देखें, कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे शिक्षा, अपने नाम के आगे शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा सकता। यानी कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है। और किसी भी नागरिक को यदि विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त होती है तो उसे बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यानी पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही विदेशों से दी गई उपाधि को वो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। और शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे वो किसी भी प्रकार का उपाधि का प्रयोग
नहीं करेगा। सिर्फ किस किस की? शिक्षा और सेना की ही अपने नाम के आगे प्रयोग कर सकता है, इनके अलावा किसी का भी प्रयोग नहीं करेगा। और यदि विदेशों से उसे किसी प्रकार की उपाधि मिल रही है तो उसे पहले उस उपाधि को लेने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये था समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक था। इसी प्रकार है दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि कुल कितने अनुच्छेदों में है? 4। अब देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है। तो देखें, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। इसी प्रकार मूल संविधान के तहत आर्टिकल 19 में भारतीय नागरिकों को यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी जी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ज्यों ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, वैसे ही ज्यों ही संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा तो उसी के तहत जो अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को जो संपत्ति की स्वतंत्रता मिली हुई थी, संपत्ति की जो स्वतंत्रता मिली हुई थी, उसे भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है जी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। और वो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी हैं? देखें, SAUC, MRP, यानी ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन सी? एस यानी स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली यानी सभा करने की स्वतंत्रता, यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, मूव यानी घूमने की स्वतंत्रता, रेजिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता, और आजीविका की स्वतंत्रता यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त हैं। जबकि जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसी प्रकार है अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 में क्या है? तो देखें, अपराधों के संबंध में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान, ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 20 के तहत 3 बातें हैं जी। आर्टिकल 20 के तहत कितनी बातें हैं?
3 बातें हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रचलित कानून के तहत ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने प्रचलित कानून के तहत उस कानून का उल्लंघन किया है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी प्रचलित कानून के तहत ही उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। ये किस में है जी? ये आर्टिकल 20(1) में है। नंबर 2, दोहरे दंड का निषेध। दोहरे दंड का निषेध किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते, यानी दोहरे दंड का निषेध किया गया है। इसी प्रकार तीसरी बात क्या है? किसी भी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात किस में है जी? आर्टिकल 20(3) में है। तो आर्टिकल 20(1) में तो क्या है? किसी भी व्यक्ति को प्रचलित कानून के तहत ही दंड का प्रावधान है। नंबर 2, दोहरे दंड का निषेध किया गया है। और नंबर 3, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यानी जिसने अपराध किया है उसको उसी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये बात को किस में है जी? आर्टिकल 20 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, या इसको अपन लोग ऐसे कह सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 में है। यानी जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखें, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाए। यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, और यदि किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी जीवन को छीन नहीं सकता। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, मारने या मरने का अधिकार नहीं देता। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 21 में है। सभी को शुद्ध पीने का पानी मिले, सभी को पर्यावरण, सभी को शुद्ध मिले, ये सभी बातें कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 में ही है। तो आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, यानी सभी को जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 21 का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 में है। और ये 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और इसे कब जोड़ा गया? इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 21 में क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जो कितने
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है और इस आर्टिकल को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार है आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 में। देखें, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। नंबर 2, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। यानी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। तो नंबर 1 बात तो क्या हो गई, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। नंबर 2, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। और नंबर 3, उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का क्या है? अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में है ये बातें? ये आर्टिकल 22 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 22 में एक है निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम। यदि इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए 2 महीने तक न्यायालय में रखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत पकड़ा गया है तो उसे बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए 2 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 में है। यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। और नंबर 3, उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का क्या है? अधिकार है। तो आर्टिकल 22 के तहत कितनी बातें हैं? 3। लेकिन यदि निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए 2 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसी प्रकार है मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसमें है जी? 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है जी? अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यानी किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूरी प्रथा पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। यानी मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा पर रोक लगाई गई है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। इसी प्रकार आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे काम कल कारखाने में नहीं लगा सकते। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कल कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 24 में है। इसी प्रकार है मौलिक अधिकार 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो ये पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 में क्या है, तो धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 25। यानी सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने व उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है? छूट है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 25 में है। यानी सभी को अपने अपने धर्म को मानने, सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने व उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है? छूट है। यानी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। यानी आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। ये कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 26 में है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 व आर्टिकल 26 को 3 आधारों के आधार पर सीमित किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 25 व आर्टिकल 26 को 3 आधारों के आधार पर क्या किया जा सकता है? सीमित। जैसे सदाचार, लोक व्यवस्था व स्वास्थ्य के आधार पर आर्टिकल 25 व 26 को सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार है आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में है कर नहीं, यानी टैक्स नहीं। देखें, कोई भी राज्य ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे एक धर्म के लोगों को तो फायदा हो व एक धर्म के लोगों को क्या हो? नुकसान हो। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का टैक्स वो राज्य नहीं लगा सकता। यानी किसी भी इस प्रकार का टैक्स कोई भी राज्य अपने नागरिकों के ऊपर नहीं लगाएगा जिससे एक धर्म के लोगों को तो प्रॉफिट हो व एक धर्म के लोगों को क्या हो? नुकसान हो। इस प्रकार का कोई भी टैक्स राज्य नहीं लगाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 27 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 में क्या है? यानी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। यानी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 28 में है। इसी प्रकार है मौलिक अधिकार 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी? 29 व 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। अब देखें अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में क्या है? नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। यानी नागरिकों को अपनी अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये बात कौन से आर्टिकल में है?
ये बात आर्टिकल 29 में है। यानी सभी नागरिकों को अपनी अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। इसी प्रकार है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। यानी अनुच्छेद 30 में क्या है, तो देखें अनुच्छेद 30 में है धर्म एवं भाषा के आधार पर, धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संबंध में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 30 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 31। देखें अनुच्छेद 31 को तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद किसमें है, 300 क में है। यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसी प्रकार है जी अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो देखें अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। इसी प्रकार आर्टिकल 32 के तहत यदि राज्य मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका यानी लेख जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लेख यानी याचिका जारी कर सकता है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है, ध्यान रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश यानी मैंडामस। नंबर 3 प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। नंबर 4 उत्प्रेषण यानी सर्शियोरारी। और नंबर 5 अधिकार पर्चा यानी क्यू वारंटो। देखें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्शियोरारी
अधिकार पर था क्यों वारंट हो। इस प्रकार 5 प्रकार के लेख याचिका जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। अब जो एमटीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 है, ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। तो देखें, मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है जी, मौलिक अधिकार हैं। इसी प्रकार प्रश्न 2, ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जी, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। इसी प्रकार है प्रश्न 3, ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो देखें, मूल संविधान में कितने थे जी, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कितने मौलिक अधिकार थे जी, 7 थे। कौन कौन से, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 4, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया जी, संपत्ति का अधिकार। जो कि कौन से आर्टिकल में था, अनुच्छेद 31 में। जबकि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जी, जो कि अनुच्छेद 300 क में है। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसी प्रकार प्रश्न 5, ये पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण
कौन से अनुच्छेद में है? तो देखें, विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 14 में है। देखें, विधि के समक्ष समानता यानी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रकार प्रश्न 6 ये पूछा जाए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो क्या आएगा जी आंसर? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है। जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। इसी प्रकार प्रश्न 7 ये पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी जी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर आएगा जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 9, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है जी? आंसर आएगा अनुच्छेद 21 का। कितने वर्ष तक के बच्चों को 6 से
14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 क में। और आर्टिकल 21 क कब जोड़ा गया? इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार है प्रश्न 10, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए आंसर आएगा, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान कौन से आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 22 में है। यानी गिरफ्तार के संबंध में प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 22 में। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। नंबर 2, उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श लेने का क्या है जी? अधिकार है। नंबर 3, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध अधिनियम, ये भी आर्टिकल 22 में ही है, यदि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए 2 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आंसर क्या आएगा जी? अनुच्छेद 23। यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के तहत। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12, ये पूछा जाए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 24, यानी आर्टिकल 24 के तहत आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार है प्रश्न 13, ये पूछा जाए कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? आंसर आएगा अनुच्छेद 25। यानी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 25। देखें इसका अर्थ है सभी को अपने अपने धर्म को मानने, सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है जी? छूट है।
देखो आर्टिकल 25 को सदाचार, लोक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार है प्रश्न नंबर 14, ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा है? कौन से मौलिक अधिकार को कहा है? तो आंसर क्या आएगा जी? आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 15, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? आंसर कितने प्रकार के जी? 5 प्रकार के। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्सियोरारी, अधिकार पर्चा यानी क्यू वारंटो। इस प्रकार के 5 लेख जारी कर सकता है। तो देखें, अपन ने एमटीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, उन प्रश्नों पर अपन ने क्या किया? डिस्कस किया। देखें, ये एसके बुक्स सामान्य ज्ञान वर्त सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखें, आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा टफ हो गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान वर्त पुस्तक को बनाया गया है, जिसका आप क्या करें? अध्ययन करें। इसी प्रकार ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस, एसएससी जीडी और एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या है? दिया गया है, इसमें संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन और जो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की संपूर्ण क्या की गई है? व्याख्या की गई है। इसी प्रकार ये है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड संकलन किया गया है। टाइप वाइज सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।